नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। ऐसे में 28 विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा सवाल सीटों को लेकर। हालांकि कहा जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में सीट बंटवारे पर फैसला हो सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं लगता। दूसरी तरफ खबरें ये भी है कि सीटों को लेकर कई राज्यों में तनातनी शुरू हो गई। वहीं आज बिहार में जेडीयू की सियासत में बड़ा बदलाव हुआ। ललन सिंह की जगह नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली है, और ये क्यों हुआ, इसको लेकर चर्चा भी करेंगे। साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि इंडिया गठबंधन में क्या वाकई में कोई टेंशन चल रही है या फिर सच्चाई कुछ और है। इन सभी मुद्दों पर बात होगी, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान सुनिए। पॉलिटिकल पोजीशनिंग, वो पार्टी के सर्वमान और सर्वोच्च नेता हैं। पद उनके लिए छोटे हैं। आज उनके विचार समूचे विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं। ये जो इंडी गठबंधन में है, आपस में ही न्याय न कर पा रहे हो, सीटों पे तालमेल ना हो, जहां पर अधिकतर उनके नेता गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में या जेल में या बेल पर है, वो न्याय क्या दिलाएंगे? कोई खींचतान नहीं है। पूरा इंडिया भी यूनाइटेडली चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को हराएगी। कोई खींचतान नहीं। आरजेडी की अपनी राजनीति है। अब नीतीश जी गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं कि लालू जी नीतीश जी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करेंगे। कभी हो सकता है क्या? लालू जी अपनी राजनीति को और अपने बेटा की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, और उस राजनीति को आगे बढ़ाने में स्वाभाविक रूप से नीतीश जी धीरे धीरे एलिमिनेट होंगे। यह तो उनकी स्ट्रेटजी होगी लालू जी की। तो इसमें कैसे नीतीश जी इस बात को समझ लिया उन्होंने कि हमको मदद मिलेगी उनसे। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है, पैनल पर चले, लेकिन उससे पहले जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। पास हुए हैं, जिसमें पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, इसको सर्वसम्मति से पास किया गया है। दूसरा, जाति आधारित गणना, जातिगत गणना नहीं, जाति आधारित गणना, इसको राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया एजेंडे में भी रहेगा ये, और इसको हम लोग बिहार से बाहर भी प्रचारित और प्रसारित करने का काम करेंगे। जनवरी में कि अगले महीने नए साल में नीतीश कुमार जी जन जागरण के लिए भी निकलेंगे, जिसमें झारखंड से इसकी शुरुआत की जाएगी। नंबर 3, संसद के शीतकालीन सत्र में जिस तरह से संसद की सुरक्षा के महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुए सांसदों को निलंबित किया गया है, वो अफसोसजनक है, शर्मनाक है, और ऐसा भारतीय लोकतंत्र में इस तरह का कभी नहीं हुआ। इसकी भी निंदा की गई। 4, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ राज्यों में सीटों के तालमेल, उम्मीदवारों के चयन एवं अन्य सभी संगठनात्मक और नीतिगत मामलों में निर्णय के लिए सर्वसम्मति से पार्टी के नेता श्री नीतीश कुमार जी को अधिकृत कर दिया। ये जानकारियां आपके लिए। सवाल जी, त्यागी जी, 1 by 1। हाँ, त्यागी जी, लल्लन सिंह जो आपके पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल ये कहा था कि बीजेपी का एजेंडा है मुझे अध्यक्ष बनाने का। क्या आपको लगता है कि आज बीजेपी का एजेंडा जो है वो फुलफिल हो गया? नहीं, हम जनता दल यूनाइटेड है, नाम ही यूनाइटेड नहीं है। आज हम वैसे भी यूनाइटेड हैं, और इसका बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं है। जो काम उन्होंने कहा था कि स्क्रिप्ट भाजपा दफ्तर से लिखी जा रही है, तो हम कह सकते हैं, ये आरोप तो बीजेपी हम पे लगा है, आप क्यों लगा रहे हैं? यानी जेडीयू का जो तीर है वो नीतीश बाबू ने अपने तरकश में रख दिया। आगे बढ़े पैनल की तरफ, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है। आज देश का सवाल है, इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर कितनी गांठें? इंडिया गठबंधन में खटपट की खबरों में कितनी सच्चाई है? विपक्ष में सीटों का फॉर्मूला कैसे तय होगा? जेडीयू में बड़े बदलाव के पीछे असल वजह क्या है? एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे।
सुजाता पॉल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, महेश आर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से, आनंद दुबे उद्धव गुट शिवसेना हमारे साथ हैं, सिद्धार्थ शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से, मोहम्मद नेमतुल्ला नेता जेडीयू हमारे साथ होंगे और उपेंद्र प्रसाद नेता आरजेडी हमारे साथ होंगे। सुजाता जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा। अलायंस को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमेटी बनाई है, स्टेट बाय स्टेट मुलाकात भी हो रही है, लेकिन आप देखिए जो महाराष्ट्र से खबरें आई, वो जो 22 सीटों का फॉर्मूला आया, उस पर शिवसेना ने कहा कि साहब कांग्रेस को 0 से शुरू करना है, 22 सीटें 23 सीटें तो हम लड़ते थे। देखिए, इस वक्त देश का सवाल है और देश के लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। इससे कयास बहुत सारे लगाए जाएंगे और हमारा जो अलायंस है वो बहुत बड़ा अलायंस है और कांग्रेस पार्टी एक मजबूत और बहुत बड़ी पार्टी, और अगर मैं ये कहती हूँ कि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी जिसका फुटप्रिंट पूरे देश में है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए आने वाले समय में आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आखिरी निर्णय क्या लिया जा रहा है, और इसको आप कतई भी इस बात से नहीं नकार सकते कि कौन क्या कह रहा है। आखिरी फैसला तब होता है एक लोकतंत्र में जब सबकी बातें आती है, इसलिए हम सबकी बातों को सुनते भी हैं और अपनी बात को कहते भी हैं और उसके बाद फैसला लेते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कयास जो है इसमें कोई दम है, जब तक आपके पास आखिरी निर्णय नहीं आ जाएगा, क्योंकि सामने जो जिसके साथ मुकाबला करना है वो पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल या मैं कहूं दुरुपयोग करके आज सत्ता में बैठकर किस तरह से कभी ईडी को कभी सीबीआई को भेजता है, किस तरह से सरकारों को गिराता है, वो पूरा देश जानता है। इसलिए मजबूती के साथ अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा और कांग्रेस उसमें मजबूती से आगे बढ़ रही है। ठीक है, आनंद दुबे भी हमारे साथ। आनंद जी, क्या दिक्कत हो गई शिवसेना और कांग्रेस के बीच में? कि अभी बातचीत ही चल रही थी और दावे पहले से शुरू हो गए? रजत जी नमस्ते। नमस्कार। कोई दिक्कत नहीं हुई है रजत जी, हम एक अपने जो मूलभूत सिद्धांत हैं उस पर बात कर रहे हैं कि 2019 में यदि हमने 23 सीट लड़ा था, 2014 में भी हमने करीब करीब उतनी सीट लड़ी थी, तो 2024 में हम उससे कम कैसे लड़ेंगे भाई? हर सीट पर हमारा कैडर है, हमारे कार्यकर्ता हैं, पिछले कई वर्षों से वहाँ मेहनत करते हैं और उसमें से 18 सीटें तो हमने जीती हुई है। अब ये तर्क दे रहे हैं कि जो जीते हैं उसमें से 2, 5, 10 भाग गए हैं। अरे जो गए हैं तो शरीर लेकर गए हैं, उनके पास न कोई वोट बैंक है, न कोई जन समुदाय है, न जन समर्थन है, कुछ नहीं है, तो उनको मत पकड़िए। जो हमारी सीटें हैं, जितनी हम लड़ते आए हैं पिछले कई वर्षों से, उतने पे हमारी तैयारी है, उतनी हम लड़ेंगे। हाँ, अब चूंकि आप 2019 के बाद हमारे मित्र बने हैं, हमारे पार्टनर बने हैं, तो जरूर आप हमारे घर के एक सदस्य हैं। आपके विचार विमर्श के, आपके विश्वास को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये सारा निर्णय लेने का अधिकार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को है। महाराष्ट्र की जो इकाई है वो कुछ भी कहे, उससे क्या लेना देना। हमारा डायरेक्ट संपर्क सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से है। वैसे ही उनका डायरेक्ट संपर्क हमारे नेता उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, संजय राउत जी से है। तो हम या महाराष्ट्र के नेता कुछ कहें तो हम समझते हैं कि इसे बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। जो हम दोनों पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उस पर बात होगी। और रही बात नोक झोंक की, तो जहां घर है, परिवार है, अगर प्रेम भी होते हैं तो थोड़े से शरारत भी हो जाती है। ठीक है, उपेंद्र प्रसाद जी आरजेडी से हमारे साथ, आ रहा हूं आपके पास दुबे जी। उपेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, मिल रही है। ठीक है, ये जो नीतीश बाबू वाला नया दांव हम देख रहे हैं, बिहार की राजनीति और दांव दिल्ली में, कहा साहब हटाइए लल्लन जी को, अध्यक्ष नीतीश बाबू होंगे। तो जो खबरें हैं वो यही है कि क्या कोई वापसी चाहते हैं? क्या जो अलायंस था उससे बहुत खुश नहीं है नीतीश बाबू? क्या लल्लन जी बहुत आरजेडी के करीब आ गए थे इसलिए उनको हटाया गया? कुछ बात समझ में नहीं आई उपेंद्र जी। जो गठबंधन बना है, निश्चित रूप से सभी नेता एक दूसरे के बहुत करीब आए हैं। सिर्फ लालू जी के ही करीब नहीं, सभी इंडी गठबंधन के सारे जितने भी पार्टियां हैं सब एक दूसरे के बहुत करीब आए हैं। जो भी दूरियां थी, दूरियां समाप्त हुई है, आने वाले दिनों में और दूरी समाप्त होगी। रही बात अध्यक्ष बनाने की और हटाने की, तो भाई कुछ कुछ दिन पर सांगठनिक चुनाव होते हैं, वो अपना टर्म पूरा किए हैं और वो एक प्रक्रिया है चुनाव आयोग का, उस दौर से गुजरना है। आज जो नेशनल काउंसिल की उनकी बैठक है, उसमें या तो वो पहले वाले अध्यक्ष रिपीट करेंगे या नए चुनाएंगे। ये तो हर एक राजनीतिक पार्टियां के काम से इस दौर से गुजरना पड़ता है।
ये कोई नई बात नहीं है। बाकी जितना है सब अनुमानित है, कल्पना के आधार पर सारे न्यूज चलते रहते हैं सोशल मीडिया पर, या आप लोग भी इसी ढंग से कि इसलिए सच्चाई इसमें कुछ नहीं। चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी की तो पहल पर एक गठबंधन बनी है, और जो जिस घर को बनाएगा उसी घर को क्या तोड़ेगा, ऐसा आपको लगता है? लेकिन चूंकि लेकिन पहले कई बार उपेंद्र जी, ठीक है, आपने कहा राजनीतिक दल है, फैसला ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, प्रेरोगेटिव है, लेकिन पहले भी कई बार हो चुका है कि नीतीश बाबू आए गए, ऐसा पहली बार मैं नहीं बोल रहा हूं। नहीं, ये तो होता ही है राजनीतिक पार्टियों में, कुछ दिन पर अध्यक्ष बदलते भी हैं या फिर वह भी रिपीट करते हैं। वो तो ऐसा थोड़ा राजतंत्र थोड़ा, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र में तो समय समय पर चुनाव होते रहते हैं। ठीक है, आ रहा हूं, महेश आर्या जी भी हमारे साथ है। महेश जी, ये जो सीटों की फांस है, भले ही आप लोग कहें कि नहीं साहब कुछ नहीं है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। कहा गया साहब दिसंबर के आखिरी वीक तक हो जाएगा, अब जनवरी तक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बातचीत करिए, आराम से करिए, लेकिन लोगों की महत्वाकांक्षाएं ज्यादा है। दुबे जी जरूर बता रहे हैं, लेकिन दुबे जी अपनी बातों में ये बात बता गए कि साहब हम तो 23-24 सीट लड़ ही रहे थे, और जो पार्टी में स्प्लिट हुआ, जो लोग गए उनके पास वोट नहीं, यानी वोट इधर ही है, जाने दीजिए। जो हमारे नाम पर सिटिंग थे वो हमको चाहिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब कहां है, पार्टी में स्प्लिट है, ज्यादा पार्टी हमारे बड़ी है, हमको दीजिए ज्यादा सीटें। और अभी उत्तर प्रदेश बाकी है, अभी तो उत्तर प्रदेश में बातचीत हुई है, अभी तो सीट के नंबर्स आए नहीं, नंबर आएंगे तो सबसे ज्यादा बवाल यूपी में ही होगा। महेश जी देखिए रजत जी, बिल्कुल आपका धन्यवाद, आपने समय दिया, और सभी हमारे पैनलिस्टों को नमस्कार। साथियों, जैसे आपने बताया, जो दुबे जी ने बोला है तो उन्होंने सही बोला है, क्योंकि सभी लोग अपने दल चला रहे हैं, सबकी पार्टियां हैं, सभी के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सभी के जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि हमको वहाँ से अमुक जगह से टिकट मिले, वो तैयारी करते हैं और वो अपना दबाव बनाते भी हैं पार्टी में। तो ये अलग विषय है, उन्होंने उसका समाधान ही बता दिया कि जो हाईकमान करेगा उसके बाद ही वो फाइनल माना जाएगा। उत्तर प्रदेश की रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो है हमारी 80 की 80 सीटों पर शुरू से हमने बोला था कि हमारी पार्टी की पूरी तरह बूथ स्तर की तैयारी है। अब इंडिया गठबंधन के बाद हमारे हिस्से में जो भी हमारे शेयरिंग में आएंगे, वो सारी की सारी सीटों पर हमारे कार्यकर्ता जुटेंगे, और सभी सीटों पर जो भी इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे, सभी की मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। 80 के 80 भाजपा को हराने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया, ये बातें सुनने बहुत अच्छी लगती है सर, लेकिन क्या होता है जब प्रैक्टिकली बैठिए सीट शेयरिंग पर, तो उसके बाद आदमी बताता है कि नहीं साहब हम तो अलायंस में नहीं। आ रहा हूं आपके पास, एक बार शिवम त्यागी पास। शिवम, 2-3 चीजें, पहला अलायंस बातचीत चल रही है, लड़ाई बीजेपी एनडीए से है। दूसरा, ये जो नीतीश बाबू वाला डेवलपमेंट है, इसमें लोग कह रहे हैं साहब क्वेश्चन मार्क बीजेपी भी है, बीजेपी कैसे देखती है? देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार जी का इतिहास जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर, शरद पवार से लेकर, आरसीपी सिंह से लेकर और आज ललन सिंह तक, सबने देखा है इस देश में। जब नीतीश कुमार को 1% भी कहीं कुछ लगा है, तो चाहे उनके खुद के अपने गुरु क्यों ना रहे हो, उन्होंने उनको भी साइडलाइन करने में और उनके साथ क्या व्यवहार करने में कोई कमी छोड़ी नहीं है। ठीक है, उनके यहाँ पर सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप में जब भी उनको लगता है कि कोई भी व्यक्ति उनको थ्रेट कर सकता है या उनसे कद ज्यादा बड़ा हो सकता है, ये काम उनके साथ हुआ है, ये उन्होंने किया है। तो इस विषय की अगर हम बात करें तो नीतीश जी कहीं ना कहीं इस मामले में सीरियल ऑफेंडर रहे हैं। तो मैं नहीं मानता इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई एंगल है, क्योंकि ये तो हमेशा से उनकी आदत रही है, कुछ नया नहीं है इसमें। दूसरी, जहां तक बात सीट शेयरिंग का विषय है, मैं मानता हूं कि कहावत है उत्तर प्रदेश में एक कि सिंह का भाई भंगेरा, एक कूदे 9 तो दूसरा कूदे 13। कमाल का विषय यह है कि आज इनको करते हुए इतना समय हो चुका है, 5 राज्यों के चुनाव चले गए हैं, वहां पर इन लोगों ने ये कहकर बात को और मीडिया को जो है डीरेल कर दिया कि नहीं हमारा तो जो है सिर्फ केंद्र के लिए गठबंधन हुआ है, एक दूसरे को खूब गरियाए, गालियां दी, रैलियां की, उसके बाद रिजल्ट देख लिया। जब रिजल्ट देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही गारंटी इस देश में चलती है और कुछ उठ ही नहीं रहा किसी का, फिर दोबारा से शुरू कर दिया है। लेकिन यहां पर वो ना एक कूदे 9 तो दूसरा 13, हर किसी को अपने आप को दूसरे से बड़ा करना है, बेहतर बनाना है, बेहतर दिखाना है, बेहतर प्रोजेक्ट करना है। आदमी की सीटें चाहे लोकसभा में 0 हो, लेकिन वो भी बिहार से दम भर देगा कि नहीं हम मोदी जी को इस बार हरा देंगे। अरे कैसे हरा दोगे, 0 लोकसभा है भाई। और फिर इसके अलावा कुछ और भी हैं जिनकी 2 राज्यों में बेशक चाहे सरकार हो, लेकिन लोकसभा में उनका क्या हाल है वो भी वो जानते हैं, वो भी एक ही है, वो भी प्रधानमंत्री बनेंगे। जब आपको लगता हो कि आपके लिए कुर्सी ही दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान में एक बनी है, वो है प्रधानमंत्री की, तो मैं मानता हूं कि ऐसे समय पर ऐसी जगह पर कोई भी गठबंधन होना लगभग असंभव है।
झंडा कैसा होना चाहिए, उसमें रंग कौन सा होना चाहिए, उसमें कितने कलर होने चाहिए। अगर इसके लिए इंडिया अलायंस की बैठकें करनी थी तो मुझे पूरी उम्मीद है 2029 तक कहीं ना कहीं ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला पे भी बन पाएंगे और 34 तक आते आते शायद ये कभी हमारे सामने लड़ पाए। सिद्धार्थ जी आपके पास भी आ रहा हूं, एक बार सुजाता पॉल के पास। सुजाता जी, शिवम जी कह रहे हैं 29 तक सीट शेयरिंग कर लीजिएगा, तो एक बार बता दीजिएगा। देखिए, जब घटक दल हैं हमारे गठबंधन में तो हमें याद रखना होगा कि हम अपने गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं, हम देश की जनता के लिए और देश की जनता के सवालों का जवाब बनने के लिए आए हैं। भाई ये बता रहे थे कि कौन कहां कहां गया, तो इन्होंने क्यों सरकार बनाई नीतीश बाबू के साथ, और जब मुकुल रॉय इनके पास आए तो लोटस वॉशिंग मशीन में घुड़ घुड़ करके धुल गए, उसके बाद वापस चले गए तो फिर से वो जो है गड़बड़ा गए। अब शुभेंदु मुखर्जी उनके पास है, नारदा शारदा स्कैम वाले हिमंता बिस्वा शर्मा है, तो ये सारे इनके पास है, तब तक तो ये ठीक है। और अगर इनके पास कोई आता है तो वाह भाई वाह, और जब ये सरकारें गिरा देते हैं उसके बारे में ये कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या जो हो रही है उसके खिलाफ है ये लड़ाई। जो देश में गरीबी है उसके खिलाफ है लड़ाई। देश की इकोनॉमी बताई जाती है कि भाई 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई, फिर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, लेकिन ये पैसा किसके पास है? अडानी जी और उनके भाई साहब और उनके बाकी जितने मित्र साहब हैं उनके पास, और बाकी जो लोग हैं वो गरीब होते जाएंगे। तो बीच में जो ये खाई है इसको भरने की कोई कोशिश नहीं करी जाएगी। तो ये लड़ाई उन लोगों की लड़ाई है जो लोग आज महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से परेशान है। ये लड़ाई एक बार मोहम्मद जो लोग नफरत से लड़ रहे हैं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उनसे है ये लड़ाई। अपने नहीं, और एक और बात जो अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और मोदी जी सबसे बेहतर है, मतलब भाजपा में कोई है ही नहीं जो मोदी जी के आसपास जवाब दूंगा शिवम से। इनका क्या एक बार मोहम्मद नेमतुल्ला जी जेडीयू की तरफ से, आपने शिवम त्यागी जी को सुना। नेमतुल्ला जी वो कह रहे हैं कोई नया नहीं है, वो ऐसा करते रहते हैं। इस चीज की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? नीतीश बाबू जो बार बार कयास लगाया जा रहा था कि वो इंडिया अलायंस के कन्वीनर बन सकते हैं, नाम की चर्चा थी, 4 मीटिंग बाद भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। क्या उसके बाद नीतीश बाबू को लगा कि मामला गड़बड़ है, पहले राजनीतिक जमीन पकड़िए फिर आगे बढ़िएगा? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। नीतीश जी शुरू से कह रहे हैं कि हमारा एक ही मकसद है कि सारे अपोजिशन को एकजुट करें, और उन्होंने पहल किया। पहल करने के बाद ही ये इंडिया गठबंधन बना, और उन्होंने शुरू से अभी तक यही कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है न प्रधानमंत्री बनने का न कन्वेनर बनने का। इसलिए ये प्रचार करने का एक माध्यम है। ये लोग झूठा इल्जाम लगाते हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार की कोई ख्वाहिश नहीं है, एक ही उन्होंने चाहते हैं कि केंद्र सरकार से ये भाजपा की कुशासन सरकार जो है इसके से मुक्ति मिल जाए देश की जनता को, और कोई नया चाल नहीं। ये अभी चुनाव आने वाला है। माननीय हमारे ललन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, ज्यादा काम करना पड़ता है अध्यक्ष का। इसीलिए नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने वो चीज को उन लोगों ने जनता की इच्छा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जनहित में वो स्वीकार किया कि अब अध्यक्ष हम बन सकते हैं। नेमतुल्ला जी, मैं सहमत नहीं हूं इस बात से। राष्ट्रीय परिषद में मोहर नेमतुल्ला जी, दो चीजें हैं। बार बार जब नारे लग रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, पोस्टर लग रहा है, उस नारे पर लोग कह रहे हैं साहब पीएम मटेरियल है, समझिएगा। तो जो पीएम मटेरियल समझता है, जो अलायंस को लेकर चलना चाहता, तो वो व्यक्ति एक्सपेक्टेशन ये थी कि नीतीश बाबू बिहार छोड़कर दिल्ली बैठेंगे, अलायंस के साथ पूरे देश भर में प्रचार करेंगे। वही व्यक्ति अगर वापस अध्यक्ष भी बनना चाह रहा है तो मतलब वो अपने आप को बिहार तक सीमित रखना चाह रहा है। ये बात आप जान लीजिए कि हम सब लोग की इच्छा है कि नीतीश कुमार जी पीएम बने, और वो पीएम मटेरियल हैं। ये साबित वो बीजेपी के लोग भी मान चुके हैं। सुशील कुमार मोदी जी भी ये कह चुके हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, इससे इनकार नहीं किया सकता है। उनमें वो खूबी और वो जो उन्होंने किया है वो उसे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है, आगे बढ़ाया है, और एक विकास के दायरे में, और जो पूरे भारत में नहीं हो पाया जातीय गणना उसका उन्होंने किया,
आरक्षण का ठीक है। सीमा जो पूरे भारत में किसी स्टेट में नहीं है, उस आरक्षण के सीमा को ठीक है। बढ़ाया। तो ठीक है। नीतीश आ कुमार रहा हूं आपके ने पास। कभी नहीं कहा कि हम पीएम बनना चाहते, और इच्छा है बिहार की जनता, देश की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार पीएम बने, लेकिन ठीक है, नीतीश हर कुमार ने राजनीतिक कभी दल का जो कहा कार्यकर्ता नहीं। होता है अपने नेता को सम्मान मानता है। ठीक है, सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ, वो चेयर वाली बात जो शिवम त्यागी जी ने कही थी, कहा एक सांसद है लेकिन एक ही कुर्सी दिखती है, वो है प्रधानमंत्री की। तो हर आदमी की चाहत तो अलायंस में लगता है यही है कि साहब पीएम बनना है। आ रहा हूं सुजाता जी। एक कहावत है, राम जी की जब सेना चलती है ना, तो राम जी की सेना में हनुमान भी रहते हैं, अंगद भी होते हैं, जामवंत भी होते हैं। तो शिवम जी तो अपने तरीके से कुछ बता देते हैं, लेकिन जब आपके कार्यक्रम का मुझे ये समझ में नहीं आता कि इंडिया और साउथ अफ्रीका मैच खेल रहा है, इंडिया अपनी टीम के बदले साउथ अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है, इस पर इतनी चिंतित क्यों है? भाजपा को इतनी चिंता क्या है कि इंडिया अलायंस क्या करेगा? हो सकता है इंडिया अलायंस इतना समझदार हो कि हमारे जैसे बयानवीरों को टीवी पर भेज दिया और पीछे रणनीति बना रहा हो, एक एक सीट की रणनीति बना रहा हो। 543 सीट है, ये कोई राज्यों का चुनाव नहीं है, लोकसभा चुनाव है। हर सीट पर कौन किसको ढंग से हरा सकता है, इसके ऊपर हमारे रणनीतिकार पीछे बैठ के बात भी कर रहे होंगे, और पार्टी ने हमारे जैसे बयानवीरों को टेलीविजन पर भेज दिया होगा। क्योंकि भाजपा को यह समझना चाहिए, जब वो पूछती है कि सीट शेयरिंग का, टीम इंडिया की सीट शेयरिंग का क्या हुआ, तो भाजपा भी तो उत्तर प्रदेश में अपना दल के साथ चुनाव लड़ती है, उनके साथ कितने सीटों का शेयरिंग हो रहा है, कभी आज बता सकती है क्या? तमिलनाडु में वो AIADMK के साथ चुनाव लड़ती है, कितने सीट पे चुनाव लड़ेगी ये बता सकती है क्या? कर्नाटक में वो JDS के साथ चुनाव लड़ने वाली है, वो बता सकती है क्या कि कितने सीट पे चुनाव लड़ती है? राम जी की सेना न सर। जब ठीक है, शिवम, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ कह रहे हैं, कहा साहब शेयरिंग हमारी है, सीट भी हमारी है, परेशानी आपको। पहला कहा आपके भी तो अलायंस पार्टनर हैं, आप बताइए साहब कहां कहां कितनी सीटों पर बात बन गई है? देखिए, राम विरोधी, राम मंदिर का विरोध करने वाले और तमाम वो लोग जब कालनेमी बनकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम का सहारा लेकर कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी विंडो भी फ्रीज हो जाती है, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, उनको भी पता है। उनका आधार ही इसके खिलाफ रहा है। खैर, लेकिन जहां तक बात अलायंस की है, पहली बात तो ये कि हम इंडिया अलायंस के बारे में, घमंडिया के बारे में क्यों बात करते हैं? नेचुरल है जी, आप हमारी ऑपोजिशन पार्टी हैं। अब शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते गुलाब के फूल लेकर तो आता नहीं कि विपक्ष की पार्टियों पर जो है वो फेंके जाए, नहीं। आपकी सारी पॉलिसीज को मैं क्रिटिसाइज करूंगा, जैसे दिन रात सुबह उठते ही और रात तक आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को करते हो। नेचुरल प्रोसेस है। दूसरी बात, अलायंस की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों के चुनाव भी लड़ी है, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव भी अभी लड़ेगी, लेकिन आपने कहीं कोई एक आवाज सुनी हो, कहीं सीट शेयरिंग की कोई दिक्कत रही हो, छत्तीसगढ़ में कोई परेशानी रही हो, मध्य प्रदेश में कोई परेशानी रही हो, राजस्थान में कोई परेशानी रही हो, मिजोरम में कोई परेशानी रही हो, तेलंगाना में कोई परेशानी रही हो, लोकसभा के लिए कोई हंगामा हो, कोई एक दूसरे को गालियां दे रहा हो, अगर आपके घर की लड़ाई सड़क पर आएगी तो भाई लोग तो बात करेंगे। फिर कहते हो कि हमारे बारे में इतनी बात इसलिए करते हैं, डरते नहीं है भाई। ये हंसी मजाक का जो पूरा सिस्टम आपने किया हुआ, आपको देखकर कौन डरेगा? आपकी परफॉर्मेंसेस से तो देखकर मुझे लगता है कि आपको उल्टा डरना चाहिए कि यही हाल अगर रेप्लिकेट हो गया तो 2024 में कहां मिलोगे, डबल डिजिट ना पहुंच पाओ, शायद ऐसा हाल हो जाए। अंततः एक बात बहुत साफ है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंडिया अलायंस की दिन रात डिससैटिस्फैक्शन की खबरें आई, जो कि हमें भी मीडिया के थ्रू ही मिलती है, रजत जी के थ्रू मिलती है, तो जाहिर है उस पर हम कमेंट करेंगे। लेकिन एनडीए में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ना ही सीट शेयरिंग को लेकर पहले दिक्कत हुई, ना आगे होगी, आने वाले समय में भी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि जब सवाल पूछे तो बेहतर है कि जवाब दें कि भाई ये अपने अरविंद केजरीवाल जी कितनी सीटें देंगे कांग्रेस को पंजाब में और दिल्ली में, अखिलेश यादव कितनी सीटें देंगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को, बिहार में कितनी सीटें देंगे जेडीयू आरजेडी मिलकर, या फिर बंगाल में ममता बनर्जी कितनी सीटें देंगी, या फिर एमके स्टालिन कितनी सीटें देंगे। तो भाई ये जब आपके लिए इतने बड़े बड़े पेज फंसे हुए हैं तो सवाल पूछना हमारा अधिकार है। हम मीडिया से जो चीजें देखते हैं वो अपने सवाल पूछते हैं। हम चलेंगे अपने और पैनलिस्ट के पास भी, लेकिन ये जो अलायंस है, इस अलायंस का जो निर्माण हुआ, जो सोच हुई, वो इस बात से हुई कि साहब जब बीजेपी या नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपोजिशन पार्टीज लड़ती है तो वोटों का बिखराव होता है, और वो बिखराव जो होता है वो बीजेपी को लीड देती है, जीत दिलाती है। कहा साहब मान लीजिए उत्तर प्रदेश है या बिहार है, अगर जितने भी दल जो बीजेपी से लड़ रहे हैं एक साथ आ जाए और उन वोटों का समन्वय हो जाए तो बीजेपी चुनाव हार सकती है। ये एक मूल सोच थी, जिसको आप कहते हैं एक आइडिया था, जिसके तहत सब टेबल पर आए। बीजेपी इसको कैसे देखती है? क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है, मान लीजिए कि 15
जनवरी के आसपास तक अलायंसेस हो जाएगा। कुछ हो सकता है, कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट्स हो जाए, लेकिन एक मोटा मोटा अलायंस हो रहा है, ये बात तो सामने दिख रही है। और पैनल में भी जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा दिल बड़ा है, आप आइए आराम से चुनाव लड़िए। तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत है। बीजेपी इसको कैसे देखती है? मान लीजिए बीजेपी लड़ रही थी एक सीट पर और 6-7 सीटों पर अलायंस पार्टनर एक साथ लड़ रहे हैं, तो जो बीजेपी के विरोध का वोट बैंक है वो नहीं घट रहा है, वो साथ आ रहा है। क्या दिक्कत वाली बात है 24 में बीजेपी के लिए? सवाल मुझसे जी, आपसे ही। देखिए राजा जी, मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से तमाम तरह की चीजें हुई हैं, जो सारा माहौल बना है और जो सारी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, उसके बाद आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी का अगर हम पूरा आधार की भी बात करें तो कहीं ना कहीं वोट शेयर, हमारा जो अपना टारगेट है वो ये है कि हम 50+ % वोट शेयर लेकर जाएं। हर राज्यों में चाहे वो प्रेजेंस का विषय रहा हो, वहाँ पर भी चीज़ें बढ़ी हैं। 2014 में जहाँ हमारे पास एक समय में राज्यों की उतनी संख्या नहीं थी जो आज हमारे पास 2023 में। इसके अलावा अगर मैं और तमाम चीज़ों की बात करें, जहाँ वोट शेयर और तमाम वैसे विषय हैं, पहले भी इस तरह के अलायंसेस हम देख चुके हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में किस तरह का अलायंस हुआ था और कहा गया था जब मायावती जी और अखिलेश जी का अलायंस हुआ था कि टेक्निकली अगर हम बात करें तो सबसे मजबूत अलायंस ये है। पेपर पे था भी, पेपर पे ऐसा देखकर लगता था, राइट? लेकिन जब आप वोटर के बीच में जाते हैं तो एक पार्टी जिसकी पैदाइश ही दूसरी पार्टी के खिलाफ हुई है, एक कार्यकर्ता जिसको पूरी जिंदगी लठ ही दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता ने बजाए हैं, नेता शायद ऊपर आकर अपना सत्ता बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपना परिवार बचाने के लिए, अपना पार्टी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए शायद अलायंस कर ले, लेकिन जनता इस तरीके के बेमेल गठबंधन को कभी समर्थन नहीं देती। और ये टाइम एंड अगेन हमने देखा है। और मैं फिर से वही, ये अरिथमेटिक का सवाल नहीं है, ये फिर वही बात है कि जनता के साथ केमिस्ट्री का सवाल है। अब इन लोगों की अपने आपस में ही केमिस्ट्री नहीं है, बताइए। पहले अपनी केमिस्ट्री ठीक इसी करें के तो साथ जनता जा से रहा हूं केमिस्ट्री सुजाता जी के पास। सुजाता जी, जो बात शिवम जी कह रहे हैं, हमने देखा जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आए विधानसभा चुनाव में, वोट ट्रांसफर नहीं हुए और दोनों पार्टियों के वोट और सीट्स दोनों घटी। आप देखिए, आप कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ने गए, हास्य देख लिए क्या हुआ। शिवम जो बात कह रहे हैं उस पर भी तर्क है कि ठीक है, आप यहां पर 5 स्टार होटल्स में बैठ सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, सीट शेयरिंग भी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन जो कार्यकर्ता बूथ पर खड़ा है, जो कार्यकर्ता लोकसभा सीट्स में आपके लिए वोटर्स को लेकर आता है, वो एक नहीं हो रहा। और उसका उदाहरण क्या है, आप देखिए, एक बार नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। और आप लोगों के बीच थोड़ा यहाँ नीचे साहब निश्चित तौर पर आइए आपको ब्रीफ करेंगे। बकेट के साथ सर बकेट सर फ्लावर हो गया एक बार नहीं ऐसे नाटक सर फ्लावर हो रही थी सर फ्लावर तो हमने सर स्वीकार फ्लावर कर लिया है। अब फिर हम जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी खत्म हुई और नीतीश कुमार निकल रहे हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, केसी त्यागी ने कहा मैंने ब्रीफ कर दिया है, अब कोई जरूरत नहीं है, यानी खामोश है नीतीश। क्या है नीतीश कुमार के दिमाग में, समझेंगे। एक बार वापस सुजाता जी के साथ, सुजाता जी माफी के साथ वापस आ रहा हूं क्योंकि नीतीश जी मीटिंग खत्म हुई थी, बाहर आ रहे थे, तो एक बार हमको जाना था। ये जो सिचुएशन है कि साहब अलायंस हो जाए, लेकिन आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं, पंजाब और दिल्ली की जो कांग्रेस इकाई है और जो शीर्ष नेता हैं आपके 2 स्टेट्स में, वो लगातार अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं, कह रहे नहीं साहब हमको नहीं जाना है साहब। आप हो सकता है अलायंस कर लें, हो सकता है कि जो ये स्टेट यूनिट्स हैं कहते हैं साहब हाईकमान ने फैसला लिया है, हम साथ खड़े हो जाते हैं, 4-3-3, 4-5-2 जो फॉर्मूला बने, आप लोगों का विषय है। लेकिन जो नीचे का कैडर एक दूसरे से लड़ते हुए आया है, जो वजूद केजरीवाल का है, जो कैडर इस वक्त है वो कांग्रेस पार्टी का है, वही शिफ्ट हुआ है, वो कैसे एक दूसरे को अपनाएगा, ये शिवम ने पूछा और मेरा भी सवाल है। ये बहुत अच्छा भी सवाल है और ये सवाल पूछा भी जाना चाहिए। जिस देश में लोकतंत्र है उस देश में बहुत सारी पार्टियां हैं और हम एक संघीय ढांचा होने के नाते जब विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं तो एक दूसरे के साथ किस तरह से लड़ते हैं, लेकिन तब भी मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। और आज क्या हालत हो गई है, जो नफरत की राजनीति हम देखते हैं जिसमें गाली होती है ना, गाली से राइम करता हुआ ये घमंडिया शब्द है,
क्योंकि प्रधानमंत्री जी केवल गाली देते हैं, गालीबाज है। इसलिए इसी गालीबाजी के खिलाफ, इसी नफरत के खिलाफ आज पूरा देश एक साथ आया है। तो हर पार्टी का काडर आज पूरी तरह से जानता है कि अगर देश को बचाना है और देश में लोकतंत्र को स्थापित करना है तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से, भाई आप बीच में बोल रहे हैं, मैंने तो आपके बीच में भाषा तो जिस तरीके से प्रवक्ता है देश जानता है, प्रधानमंत्री कैसे बात करते हैं, देश ने देखा है। घमंडिया करते हैं, गाली देते हैं। घमंडिया में गाली नहीं, घमंडी गाली होता है। कौन से स्कूल से पढ़कर आई हैं आप? ये देखिए हो गई अग्रेशन, देखिए इनका कैमरा टूट जाएगा भाई, बच्चे डर जाएंगे। पीछे होकर बात कीजिए, धीरे से बात कीजिए भाई, प्रेम से बात कीजिए। ये देखिए, अरे बच्चे डर जाएंगे, चिल्लाइए मत इतना। कौन गालीबाज है ये देखिए, भगवान के नाम ये देखिए करने वालों कौन गालीबाज है। ये 2 सेकंड में ही एक्सपोज हो गया भाई, इतना एकदम इतना अग्रेशन हो गया। तो बच्चे इंडिया न्यूज देखते होंगे तो कैसा महसूस करते होंगे भाई। ये देखिए इनका अग्रेशन, कैमरा टूट जाएगा भाई, कैमरा टूट जाएगा। धीरे, शांत, ये देखिए कर देता अगर अपनी भाषा पे। यही परेशानी है आपकी, आप जो दूसरों को बोलते हैं दरअसल आप वही हैं, आप वही हैं गाली देने वाले लोग, टीवी डिबेट्स में गाली देने वाले लोग, पैनल पर गाली देने वाले। देखिए क्या हाल है, देखिए क्या हाल है आपका। घर में लोग देखे तो हंसने लगे भाई, किस तरह की भाषा है वाली भाजपा के ये प्रवक्ता ये बताए कि ये भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये आप अपनी भाषा देखिए, अगर आपको कोई टीवी पर देख रहा होगा तो हंस रहा होगा इस समय। दूसरा नेता पास नहीं है आपके पास, एक नेता के पीछे देखिए ना क्या हो गया इनको, एकदम से सडनली ऐसा करंट लगा कि पता नहीं क्या हो गया। गुलामी से देखिए अग्रेशन, भाषा, तमाम चीजें देखिए। देश ये पब्लिक डिस्कोर्स है, माना आप हारे हुए हो, माना पब्लिक ने आपको पूरी तरीके से पीटा है चुनाव में, लेकिन इस अग्रेशन से तो और 2% वोट कम हो जाने आपके। ये केवल गंदी घटिया राजनीति करना। घटिया कौन है और राजनीति कौन है देखिए ना यहाँ पर, सामने है। हाथ कंगन को आरती क्या आप बड़े में काट दो, बस देगा। वाली प्लेट में ना हटा दो ग्राफिक्स 5 मिनट के लिए। मगर सच्चाई है कि सुनने का मादा नहीं है इनका, सुनने का मादा रखिए। क्योंकि जब मैं जी राकेश जी मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, देखिए मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, चाहे वो भाषा हो, चाहे भाषा की मर्यादा हो, कुर्सी वो तो कौन तोड़ रहा है। देखिए है, अभी भी देख लीजिए, भाजपा इनकी में। भाषा देखिए, इनका अग्रेशन देखिए, दूसरे को एकदम लड़के आगा देखिए। तमाम मैं मानता हूँ जनता सब कुछ देखने के बाद ही वोट देती है। देखिए बीच में फिर जनता सब कुछ देखने के बाद ही वोट देती है। कांग्रेस पार्टी को हार में आधी जिम्मेदारी उनके प्रवक्ताओं की है। मैं बड़ी विल के साथ कहता हूं, कांग्रेस जो हार रही है ना उसमें 50% क्रेडिट इन प्रवक्ताओं का है। इनकी भाषा देखिए, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, इनकी शैली देखिए कैसी है बात करने की। तो अगर ये इस तरीके से बात करते हैं तो जनता को क्या दिखाई नहीं देता? ये जो रिजल्ट है ये उसी का रिफ्लेक्शन है भाई। 3 राज्यों में जो इतने बुरी तरीके से हारे उन्हीं का रिफ्लेक्शन है। अब आप जनता को कन्विंस कर नहीं सकते, उनके सामने अपनी बात रख नहीं सकते, सौम्य तरीके से अपनी चीजों को रख नहीं सकते, टीवी पर आकर इस तरीके से यही चिल्ला चोट करेंगे तो यही होना है। आने वाले 24 में भी यही होना है। ये देखिए किस तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक लगातार चल रहा है। अरे मैडम मुझे नहीं चाहिए बैकग्राउंड म्यूजिक भाई, ये भाईचारा लाएंगे, करते रहे जो करना है इनको। वन साइडेड बोलना है, न सुनना है, न समझना है, न ज्ञान है, न लॉजिक है, बस लगातार बोलते रहना। करिए और वोट कम हो गया आपकी। कांग्रेस को हराने में अच्छी खासी जिम्मेदारी है आपकी भाई, ऐसे प्रवक्ताओं की बहुत जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी, क्योंकि कुर्सी केवल एक है, केवल एक कुर्सी है। हाँ एक ही है और वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है। ये जो बाकी के 25-30 है इनका कुछ नहीं होना भाई। मगर महंगाई से, बेरोजगारी से निजात अगर इस देश में कर गए थे ना राज्यों में, कैसी पानी पड़ी, क्या हाल हुआ? सुजाता जी आ रहा हूं, शिवम एक मिनट। सुजाता जी 2 चीजें इसको समझिए। एक, हम जो बातचीत कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि अलायंस पार्टनर ने ही असहमति रखी है सीट शेयरिंग को लेकर। पहला, जो ये स्टेट इलेक्शंस हुए एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी, और जो स्टेट आप कांग्रेस पार्टी जीत सकती थी और कयास लगाया जा रहा था कि हाँ साहब जीत रही है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान टफ फाइट थी मानता हूं मैं, वो सीट्स आप हारे और वो स्टेट आपके हाथ से गया। आज जो डिसीजन हुआ है नीतीश बाबू वाला, वो हो सकता है आज बहुत आसान लगे देखने को कि साहब ललन सिंह को हटाया है और नीतीश कुमार बन गए हो। इसके पीछे भी राजनीतिक बड़े कारण, वो हो सकता है 14-15 दिन बाद दिखाई पड़े कि आखिर नीतीश बाबू ने ये काम क्यों किया है। नीतीश बाबू बनना चाहते थे कन्वीनर, ये आप भी सुजाता ही जानती हैं। कई बार उन्होंने कहा हम साथ में हैं, हम दिल्ली जाएंगे, काम करेंगे। वो व्यक्ति वापस अध्यक्ष बनकर बिहार तक अपने आप को सीमित रख रहा है। इसके मायने समझिए सुजाता जी।
देखिए, सच्चाई यह है कि कौन कन्वीनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता, आप उनके दिमाग का एक्सरे करके नहीं बता सकते। और अगर ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे हम कहीं चुनाव हारे हैं तो भूलिए मत, वो जो 40% है ना जिसने वोट हमें दिया, और वो जो बाकी लोग हैं जिन्होंने दूसरी पार्टियों को दिया, हमारी जिम्मेदारी उन तक भी है। आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया था कि जो पार्टी का कैडर एक दूसरे से लड़ता रहा है वो एकजुट कैसे होगा। भाई मुझे बताइए, मिजोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तो बड़े नेता, इनके सबसे एकमात्र नेता, इकलौता सपूत है, तो भाई जब वो जाते हैं मिजोरम और कॉनराड सांगमा को देते हैं दबा के गालियां और कहते हैं ये भ्रष्टाचारी है, ये परिवारवादी है, उसके बाद जब 2 सीटें आती है ना तो फोन उठाते हैं और कहते हैं मेरे पास 2 सीटें आई हैं, मैं तुम्हारे साथ सरकार में शामिल हो जाऊंगा। वो क्या होता है भाई? तो सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी भी जिससे लड़ती है बाद में उनके साथ आती है। हम तो पहले ही साथ आए हैं और हमारा तो काडर भी साथ आना चाहता है। इस वक्त अगर आप हमारे काडर से पूछेंगे विभिन्न पार्टियों के, तो वो यही कह रहे हैं कि हर सीट पे सबसे मजबूत कैंडिडेट होना चाहिए। जो कैंडिडेट है उस पर किसी को यह संशय नहीं होना चाहिए कि यह कैंडिडेट हार सकता है। यह है कार्यकर्ता की चाहत, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जदयू हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या कोई भी पार्टी है। केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी तो कह चुकी है, मेरे नेता राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि हम हर तरीके का सैक्रिफाइस भी करेंगे क्योंकि हमें देश के लिए लड़ना है। आज देश में लोकतंत्र को स्थापित करना है और अपने संविधान को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी को कहे वो अपनी चिंता करे, गालीबाजों की पार्टी गाली देती रहे। ठीक है, अब जैसे उन्होंने सुना है, मुझे लगता है सुजाता ये आपको भी सुनना पड़ेगा शिवम को। शिवम, सुजाता जी कह रही कि ठीक है आपस बीच में तो बोलते वो रहे, मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है। उन्होंने कहा साहब काडर तैयार है कि सबसे उपयुक्त उम्मीदवार जो हो अलायंस का उस पर सहमति बने जो बीजेपी को हरा सके, पहला। दूसरा उन्होंने कहा साहब आप भी तो यही काम कर रहे हैं अलायंस को मनाने के लिए कि साहब भागो मत। देखिए, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इनको अब पता नहीं चुनाव देखती हैं नहीं देखती हैं, समझती हैं नहीं, लेकिन कैडर किसका ट्रांसफर हुआ और क्या हुआ ये चुनाव में रिफ्लेक्शन हुआ ना। मेरा रिक्वेस्ट है, ये देखिए अब जब ये गालीबाज और ये क्या क्या बोल रही है, रोकना पड़ेगा इनको। सुजाता जी एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। कोई निजी नहीं यहाँ पे, चुप रहिए, कोई निजी नहीं, चुप रहिए आप, बंद कराइए। मैं बिल्कुल सुजाता जी एक बार आप, मैंने पूरा समय आपको दिया है, बीच में बिल्कुल शिवम त्यागी नहीं बोले। नहीं सुजाता जी गलत है, पूरा समय आपको दिया गया, बीच में कोई टोका टोकी कुछ नहीं हुई है। ये वक्त शिवम का, शिवम कंप्लीट करें। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर कैडर ट्रांसफर हुआ होता तो उत्तर प्रदेश में जब यूपी में युवा जोश मिला था उसके नतीजे कुछ और होते। अब इनको पता ही नहीं है कौन सी दुनिया में एलियन लाइफ में रहते हैं ये लोग, समझ ही नहीं रखते। अगर कैडर ट्रांसफर हुआ होता तो बहन जी और अखिलेश यादव जी का जब जाकर गठबंधन हुआ था, अगर कैडर ट्रांसफर हुआ होता तो सरकार बनती। ऑन पेपर अगर आपके जातिगत आधार माने तो वहां सरकार बननी तय थी आपकी, लेकिन हालत खराब हो गई। अगर कैडर ट्रांसफर होता तो रिजल्ट्स कुछ और होते, लेकिन आप भी जानते हैं ऐसा नहीं हुआ। अब आगे आते हैं, जहां तक बात इन्होंने कहा कि जो उपयुक्त नेता मोदी जी को हरा सकता है वही करेगा, गरीबी, बेरोजगारी, ये अरे यही सारी चीजें लेकर गए थे। सीट पर बैठा है, प्लीज आप इनको बंद कराइए ना, मेरा रिक्वेस्ट है। नहीं आप सुजाता एक बार कंप्लीट कर लीजिए, गालीबाजों से बहस करना नहीं ये गलत बात है। एक बार उनको कंप्लीट कर ले। मेरे साथ आनंद दुबे भी है, मुझे उनके पास भी जाना है। आपके अलायंस पार्टनर है शिवसेना, जहां से महाराष्ट्र में सीटों की बात बन नहीं रही, आप उनका समय ले रही हैं। गालीबाजों से लड़ना इस तरीके से असंभव है। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, जहां तक बात उपयुक्त कैंडिडेट मोदी जी को हराएगा, अरे दोगे तभी तो हराएगा भाई, लाइए ना। अभी तक कुछ तय हुआ है क्या? ये फिर बीच में शुरू हो गया। इनको वर्बल डायरिया है क्या इनको? ये तो बीच में लगातार बोलते रहना, चुप करिए इनको। मैं रिक्वेस्ट है आपसे, मैं नहीं चाहता इस तरीके से। सुजाता जी मैंने 3-4 बार आपसे रिक्वेस्ट, पीसीआर एक बार म्यूट कर दी सुजाता जी को, मैंने पूरा समय इनको दिया है। शिवम आप कंप्लीट करिए, शिवम कंप्लीट करिए। थैंक यू। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि जहां तक बात अलायंस की है, जहां तक बात मुद्दों की है, यही सारे मुद्दे ये दिन रात लेकर इन 5 राज्यों के चुनाव में गए। जनता ने वोट से पीट कर इनको वापस भगाया कि चलिए यहां से आउट। अब उसके बाद क्या हुआ? यही मुद्दे आज भी बात करते हैं। मैं कहता हूं स्वागत है, लेकिन यह सत्यता है कि इस अलायंस में ना ही तो नेता है, ना ही नीति है, ना ही वोट ट्रांसफर की ताकत है, ना ही ग्लू की तरह काम करने वाले कोई व्यक्ति है, और ना ही
जनता इनको एक्सेप्ट करती है और इसका लाइव एग्जांपल ये 5 राज्यों के लिटमस टेस्ट जो ठीक है। रिजल्ट्स आए हैं वो ठीक है। रहे हैं। अब ठीक है। इसमें ये लगातार बड़ा, अब देखिए एक और भी चीज है, गलती इनकी भी नहीं है, इनके नेता इस तरीके के फुस प्रोडक्ट्स हैं कि उनको किसी ना किसी तरीके से तो झूठी बातें करके नेता बनाना ही है, ठीक है, वरना आ रहा सच्चाई हूं। ये है एक बार इनके आनंद पास दुबे कुछ जी के भी पास नहीं है। आ रहा हूं आनंद दुबे जी के पास, फिर सिद्धार्थ के पास। आनंद, ये एक मुश्किल है। आप महाराष्ट्र की बात करिए, शिवसेना और कांग्रेस में कभी भी गठजोड़ नहीं रहा, पहली बार ऐसा हुआ। अब लड़ाई जो है वो कई सीटों पर शिवसेना कांग्रेस की साथ साथ हुई है। एनसीपी शिवसेना कभी गठजोड़ नहीं, साथ साथ लड़ाई हुई है, पहला। दूसरा, 2 पार्टियों में स्प्लिट, शिवसेना में और एनसीपी में, एक एक धड़ा अलग से लड़ेगा, वो बीजेपी की तरफ से लड़ेगा, तो काडर तो परेशान हो जाएगा। आइडियोलॉजिकल वॉर में अगर आप आइए तो काडर कैसे मानेगा कि हमको कहां जाना है कहां नहीं जाना है, और क्यों एक साथ आएगा? रजत भाई, अब इसको ऐसे देखते हैं कि काडर बिल्कुल परेशान नहीं होगा। काडर ने देखा है कि हमारी पार्टी, हमारे नेताओं पर क्या अन्याय हुआ है। एक महाशक्ति कुछ लोगों के साथ मिलकर पार्टी को तुड़वाती है, कुछ लोगों को भगाती है, लेकिन इससे फायदा ये हुआ कि जो हमारा कैडर जमीन पर एक प्रकार से नाउम्मीद हुआ था कि पता नहीं अब क्या होगा कैसे होगा, वो और जागरूक हो गया है, वो और ताकत से उद्धव ठाकरे जी के साथ लग गया है, वो शिवसेना को मदद करना चाहता है, जनता उनके साथ जुड़ गई है। आप देखिए कि 2-3 चुनाव हुए, 2-3 उपचुनाव महाराष्ट्र में हुए, हर चुनाव में महाविकास आघाड़ी जीती है। कहीं शिवसेना का उपचुनाव था, शिवसेना ने जीता, कहीं कांग्रेस का उपचुनाव था, कांग्रेस ने जीता। तो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, और हमारी जो रणनीति है कि एक सीट एक उम्मीदवार। आप देखिए कि 2019 में 27% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, 21% के करीब शिवसेना को मिला था, दोनों मिला के 48% के करीब वोट पाए थे। अब भारतीय जनता के पास उनका 27% तो है, लेकिन उन्होंने जिस शिवसेना कथित और जिस राष्ट्रवादी को कथित अपने साथ लिया है, उनके पास वोट बैंक नहीं है। इसीलिए जो सभी सर्वे दिखाए जा रहे हैं उसमें हर सर्वे 25-25 दिखा रहा है। किसी जमाने में 41 सीट जीतने वाली एनडीए यदि आज 25 पे है, जब दिसंबर महीना है, आप सोचिए कि मार्च आते आते या मतलब आप आश्वस्त हैं कि साहब कैडर परेशान नहीं होगा, कैडर एक मुश्त वोट करेगा। मैं थोड़ा इसको दिक्कत मानता हूं। आ रहा हूं एक बार सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ, क्योंकि बीच में संपर्क आपसे छूटा था, तो बात इस बात पे हो रही थी कि ठीक है आप अलायंस कर लीजिए, अशोका होटल में, बेंगलुरु में, पटना में, कहीं भी। और मैंने एग्जाम्पल दिल्ली का ही दिया और पंजाब का दिया, आप थे नहीं, रिपीट कर देता हूं उस बात। अरविंद केजरीवाल साहब बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है अलायंस की मीटिंग में, बहुत अच्छी बात। आम आदमी पार्टी की तरफ से बाद में बयान आता है, लेकिन इतिहास में कांग्रेस की पंजाब और दिल्ली की इकाई कहती है कि नहीं साहब हमको नहीं चाहिए। दिल्ली में आला कमान मीटिंग बुलाती तो भी कह देती कि नहीं साहब अलायंस नहीं करना अरविंद केजरीवाल से। तो मान लीजिए साहब अलायंस भी हो जाए, 4-3, 3-4, 5-2 पर सहमति भी हो जाए, ये कैडर एक साथ कैसे आएगा? देखिए रजत जी, पिछले बार कार्यक्रम में थोड़ा सा तकनीकी कोई खराबी आ गई थी, तो खैर मैं फिर से बता देता हूं कि राजनीति में एक प्रचलन चल गया है 49 = 0 मानने का और 51 = 100 मानने का। लेकिन समझदार लोग समझते हैं कि दोनों के बीच में अंतर जो है वो केवल 2 का होता है। भाजपा को ये जान लेना चाहिए कि उसको भारत में अभी तक कभी भी कहीं पर भी 50% वोट शेयर नहीं आया है। सबसे ज्यादा जो वोट शेयर 2019 में आया था वो भी 40% से कुछ कम था। इसका मतलब 60% जनता भारत की भाजपा के विरुद्ध में वोट करती है। स्वाभाविक बात है कि ये सारे लोग अगर एक होने की बात करेंगे तो भाजपा बिहारी में जैसे बोलते हैं नर्वस आ जाएगी, थोड़ा सा नर्वस होना स्वाभाविक है। तो भाजपा ये सवाल तो लोगों से कर रही है कि गठबंधन का फॉर्मूला क्या है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है, लेकिन भाजपा खुद नहीं बता पा रही है कि उत्तर प्रदेश में वो अपना दल के साथ कितनी सीटों के साथ गठबंधन उसका हो गया है, कर्नाटक में जेडीएस के साथ उसके कितने सीटों का गठबंधन हो गया है, तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ कितने सीटों का गठबंधन हो गया है। तो जो सवाल इंडिया टीम के लिए होगा वही सवाल तो भाजपा के लिए भी होगा। यहाँ पर हो ये गया है कि भारत और साउथ अफ्रीका मैच खेल रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही साहब आप लोग नर्वस हो गए। देखिए मुझे लगता है एक तो मेरे जो मित्र हैं ये भी वही राघव चड्डा वाले ही सीए है ना,
ये उसी तरह का कैलकुलेशन आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं शिवम भाई, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। प्लीज आप इनको रोकिए ना, ये एकदम इतना ये अपने समय में इनके पास कुछ जवाब देने के लिए होता नहीं और दूसरे के समय में तुरंत चिल्लाना शुरू कर देते हैं। सुनिए जरा, नहीं आप जब व्यक्तिगत सुनिए भाई, सुनिए। अरे जब मेरे नेता के बारे में बोलते हो मैं सुनता हूँ ना और अपने समय में जवाब देता हूँ। रुकिए ना प्लीज, इनको रोकिए। आपने नर्वस शब्द का प्रयोग किया है, वो एक बार उत्तर दे रहे हैं, उनको उत्तर दे लीजिए। सिद्धार्थ एक मिनट, शिवम बोलिए। ये देखिए, ठीक है, मैंने आपका सवाल ले लिया था, शिवम जवाब दीजिए। ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो आप इतने दर्द में? रुकिए, आप इनको प्लीज रोकिए, रिक्वेस्ट है ये, आप इनको प्लीज रोकिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, थैंक यू। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपने समय में ये भाई दूसरे शुरू हो गए, ये देखिए ये अलायंस वाले ही बोलेंगे सारे। एक चीज है, मेरे नेता को ये अपने समय में कितना भी कुछ कहते हैं, मैं शालीनता से सुनकर, ये देखिए फिर शुरू हो गए, ये देखिए। अरे भैया ये गाली वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, रुकिए जरा। नहीं तो निजी आक्षेप हर एक के ऊपर करोगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, इनको कहिए ना ये क्या है, कुछ भी बोलते रहोगे। ये किसी सड़क चौराहे पे चर्चा नहीं हो रही है। मैं मानता हूँ उस तरफ वही है, लेकिन ये चर्चा वो नहीं है। चुप रहिए आप, चुप रहिए आप प्लीज। सर इनको प्लीज रोकिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, गुजारिश है। यात्रा एक बार सुनिए शिवम क्या कहना चाहते हैं। कमाल है, दोनों बोल रहे हैं। कितनी सीटें दी गई है, क्या है, आप इनको रोकिए, देखिए दोनों। शिवम आप कंप्लीट करिए, मैंने वक्त कंप्लीट करूं कैसे? थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा भाजपा को आज तक अभी भी 50% वोट कहीं नहीं मिला है। मेरे परम मित्र जरा पढ़िए इतिहास को, इस देश में 16% पे भी प्रधानमंत्री बने। ज्ञान में इजाफा कीजिए, थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ये सबसे पिछले 35 साल की सबसे फेवरेट और सबसे ज्यादा बहुमत वाली दूसरे समय की सरकार है ये। अब पता है नहीं, कुछ भी बोलना है, कुछ भी फेसेस बनाते रहने। भाई डेटा रखोगे तो क्लैरिटी होगी ना, और ऐसा ही होता है इस देश में। और सुनिए प्लीज आप इनको रोकिए ना, मेरी विनती है आपसे, इनको मैं माफी के साथ रुक रहा हूं, वक्त आज इतने की इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और देश का सवाल का हिस्सा बने। एक तरफ नीतीश बाबू का दांव क्या है चला आज है, 14 तारीख के बाद पता चलेगा। दूसरी तरफ अलायंस में सीटों को लेकर गांठ और 24 का चुनाव बीजेपी तैयार। देश का सवाल में आज के लिए देखते रहिए।